हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम तैयारी में। और आज हम देखेंगे बेसिक ऑफ इंडियन इकोनॉमी के टॉप 25 एमसीक्यू। और ये ऐसे सवाल हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला क्वेश्चन है, भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका अर्थ ये हुआ निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की भागीदारी। भारत में पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है और वैसे देश में सामाजिक कल्याण और आर्थिक विकास दोनों पर ध्यान दिया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? करेक्ट आंसर, कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और यहाँ की अर्थव्यवस्था भी कृषि प्रधान है। भारत की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और उनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। यानी कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और ये आजीविका का सबसे बड़ा साधन भी है। तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 50% आबादी कृषि पर निर्भर है और जीडीपी में कृषि का योगदान 18% है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? करेक्ट आंसर, बेरोजगारी और गरीबी में वृद्धि। तेजी से बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों पर दबाव बढ़ता है और जिसके कारण रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और गरीबी भी बढ़ती है। और यह रोजगार का अवसर कम होना और गरीबी बढ़ना किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में बाधक बन सकती है। भारत में असमान विकास का मुख्य कारण क्या है? करेक्ट आंसर, क्षेत्रीय असंतुलन और संसाधनों का असमान वितरण, यानी कि रीजनल इम्बैलेंस एंड अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। भारत में कुछ राज्य जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक तेजी से विकसित हुए हैं और जबकि बिहार, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्य पीछे रह गए हैं। तो यह क्षेत्रीय विकास में असंतुलन को दर्शाता है। निम्न में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था की एक विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं पूछा जा रहा है। तो कृषि पर निर्भरता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या ये भी विशेषता है। उच्च प्रति व्यक्ति आय ये नहीं है, यानी करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। बेरोजगारी की समस्या ये भी भारतीय अर्थव्यवस्था में देखी जाती है। तो हाई पर कैपिटा इनकम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। भारत अभी भी एक विकासशील देश है और इसकी प्रति व्यक्ति आय कई विकसित देशों की तुलना में कम है। पिछले 10 वर्षों में भारत की प्रति व्यक्ति आय में लगभग 188% की वृद्धि हुई है। ये डाटा भी इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ध्यान में रखना है। त्वरित वित्तीय प्रपत्र यानी कि रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट और त्वरित ऋण सुविधा रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा उधार दी जाने वाली उपबंधों से संबंधित है? करेक्ट आंसर, आईएमएफ, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। भारत की अर्थव्यवस्था को किस वर्ष उदारवादी निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति के तहत बदला गया था? करेक्ट आंसर, 1991। वर्ष 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारवादी निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई थी। उदारवादी नीति के तहत औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त किया गया था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में छूट दी गई थी और बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हुए थे और टैक्स में भी कटौती हुई थी। प्राइवेटाइजेशन के तहत पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितने भी पीएसयूज हैं उसमें गवर्नमेंट ने अपनी हिस्सेदारी को बेची थी और डिसइन्वेस्टमेंट यानी कि विनिवेश भी किया था। और वैश्वीकरण की बात करें तो भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना यानी कि विदेशी व्यापार, निवेश, टेक्नोलॉजी आदि का आदान प्रदान किया गया। और वर्ष 1995 में भारत ने डब्ल्यूटीओ की सदस्यता ग्रहण की थी। डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण के तहत विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार की अनुमति भी दी गई थी। तो हम कह सकते हैं कि 1991 में भारत ने आर्थिक सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए और एलपीजी नीति को अपनाया। एलपीजी नीति ने भारत की एक बंद अर्थव्यवस्था को ओपन मार्केट इकोनॉमी की ओर अग्रसर किया, यानी कि बंद अर्थव्यवस्था को मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में बदला। एलपीजी नीति ने आर्थिक विकास को एक नई दिशा तो दी, लेकिन सामाजिक असमानता और कृषि क्षेत्र की उपेक्षा जैसी समस्याएं भी आई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन भारत की अर्थव्यवस्था में असमानता का सूचक है? करेक्ट आंसर, गिनी कोफिशिएंट। गिनी कोफिशिएंट यह दर्शाता है कि आय या संपत्ति का वितरण समाज में कितना असमान है। गिनी कोफिशिएंट का मान 0 से 1 के बीच में होता है। अगर जितना ज्यादा ये वैल्यू होगा उतनी अधिक असमानता होगी। जैसे किसी कंट्री का गिनी कोफिशिएंट अगर 0 है वहां पूरी समानता है और सभी को बराबर आय है। और अगर किसी दूसरे कंट्री का
गिनी कोफिशिएंट 1 हुआ तो वहां पूरी असमानता है और सारे आय एक किसी विशेष व्यक्ति या क्षेत्र में है। गिनी कोफिशिएंट को हम लोग लॉरेंज कर्व से दर्शाते हैं। जैसे ये जो होता है ये होता है लाइन ऑफ इक्वलिटी और ये जो कर्व होता है ये होता है लॉरेंज कर्व। इस दोनों के बीच में जितना ज्यादा गैप रहेगा उतना ज्यादा गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू होगा और उस जगह उतना ज्यादा असमानता होगी। ये जो गैप है ये जितना कम होगा उतना ज्यादा वहां पर समानता होगी और गिनी कोफिशिएंट का वैल्यू भी उतना कम होगा। यानी किसी देश का अगर गिनी कोफिशिएंट 0.25 है और किसी अन्य देश का गिनी कोफिशिएंट 0.75 है तो जिस देश का वैल्यू 0.25 है वो ज्यादा समान देश होगा उस 0.75 वैल्यू वाले कंट्री से। और इसी वर्ष विश्व बैंक 2025 रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे समान देशों में भारत का स्थान 4th पोजीशन पे है। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारत समान देश बनने की ओर अग्रसर है। किस रिपोर्ट में पहली बार भारत को उभरती हुई अर्थव्यवस्था यानी कि इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में चिन्हित किया गया था? करेक्ट आंसर गोल्ड्समैन सैक्स ब्रिक्स रिपोर्ट। भारत में जनसंख्या लाभांश डेमोग्राफिक डिविडेंड का वास्तविक लाभ उठाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या है? करेक्ट आंसर इज युवा जनसंख्या में बेरोजगारी। भारत में युवा आबादी ज्यादा है लेकिन रोजगार के अवसर सीमित है। यदि उन्हें सही स्किल और जॉब नहीं मिले तो जनसंख्या लाभांश संकट बन सकता है। जनसंख्या लाभांश का मतलब क्या होता है? जनसंख्या लाभांश यानी कि डेमोग्राफिक डिविडेंड वह आर्थिक लाभ होता है जो तब मिलता है जब किसी देश के कामकाजी उम्र यानी कि 15 से 64 वर्ष के व्यक्ति की आबादी बच्चों और बुजुर्ग की तुलना में काफी ज्यादा हो। उस कंट्री को हम लोग डेमोग्राफिक डिविडेंड कंट्री कह सकते हैं। और उस कंट्री को लाभ कैसे मिलता है? तो अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड ज्यादा होगा तो अधिक लोग काम करेंगे, प्रोडक्शन बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा और सेविंग भी बढ़ेगी। तो इससे इकोनॉमी को डायरेक्ट बेनिफिट्स होता है। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड तभी प्रोडक्टिव हो सकती है जब वो अच्छे से स्किल्ड हो और वो जॉब करती हो, वो स्वस्थ हो, जेंडर इक्वालिटी भी जरूरी है। तभी किसी भी देश की डेमोग्राफिक डिविडेंड वहां के आर्थिक लाभ में बदल सकता है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का वास्तविक लाभ उठाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? युवा जनसंख्या में बेरोजगारी। अगर युवा जनसंख्या में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी तो डेमोग्राफिक डिविडेंड का वास्तविक लाभ मिल सकेगा। भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ की अवधारणा पहली बार किस योजना में प्रमुख रूप से अपनाई गई थी? इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब है ऐसी आर्थिक वृद्धि जिसमें समाज के सभी वर्ग को समान अवसर मिले और विकास का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचे, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, शहर का हो या गांव का हो, महिला हो या पुरुष हो। और इसके लिए हमारी सरकार ने कई योजना चलाई है जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान, मनरेगा, जन धन योजना, आयुष्मान भारत मिशन। ये सारे इंक्लूसिव ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। यानी कि इंक्लूसिव ग्रोथ यह सुनिश्चित करता है कि कोई पीछे ना छूटे, सबका विकास हो। तो इंक्लूसिव ग्रोथ की अवधारणा पहली बार 11वीं पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक चली थी और इसका मुख्य लक्ष्य था समावेशी और सतत विकास यानी कि इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। वहीं 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 2012 से 2017 तक चली थी और ये आखिरी पंचवर्षीय योजना थी और इसका थीम था फास्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ यानी तेज, अधिक समावेशी और सतत विकास। भारत में गिनी कोफिशिएंट का उच्च मान किस बात को दर्शाता है? हमने अभी देखा अगर गिनी कोफिशिएंट का मान अधिक होता है तो वहां पर ज्यादा असमानता होती है यानी कि आय में असमानता। सी इज करेक्ट आंसर। गिनी कोफिशिएंट जितना अधिक होगा समाज में आय का असमान वितरण उतना ही अधिक होगा। भारत के आर्थिक विकास में डुअल इकोनॉमी का क्या अर्थ है? करेक्ट आंसर बी, ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था में अंतर। भारत की अर्थव्यवस्था में एक तरफ आधुनिक विकसित शहरी क्षेत्र है, वहीं दूसरी तरफ पिछड़ा ग्रामीण क्षेत्र है। इसे डुअल इकोनॉमी कहा जाता है। भारतीय योजना प्रणाली में बॉटम अप प्लानिंग की अवधारणा किसका उदाहरण है? करेक्ट आंसर विकेंद्रीकृत योजना, सी। ग्राम स्तर से योजना बनता है, ऊपर तक पहुंचता है, यही बॉटम अप प्लानिंग है और यह किसी भी डेमोक्रेसी के प्रोसेस को मजबूत बनाता है। भारत में जॉबलेस ग्रोथ का अर्थ क्या होता है? करेक्ट आंसर बी, आर्थिक विकास बिना रोजगार सृजन के। भारत में जीडीपी बढ़ रही है लेकिन उतने नए रोजगार नहीं बन रहे, इसे ही जॉबलेस ग्रोथ कहा जाता है। भारत में इनफॉर्मल सेक्टर की हिस्सेदारी लगभग कितनी है 2023-24 अनुमान के अनुसार? फिलहाल का यही लेटेस्ट डाटा है तो आपको इसी को याद रखना है। भारत में इनफॉर्मल सेक्टर की हिस्सेदारी
80% है। भारत की अधिकांश श्रमिक शक्ति अनौपचारिक क्षेत्र में है, जिनके पास रोजगार की सुरक्षा नहीं होती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में गैर कृषि रोजगार का 80% से अधिक हिस्सा अनौपचारिक है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इसका मेन उद्देश्य है सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय रूप से मान्य श्रमिक अधिकारों को बढ़ावा देना। भारत 1919 में ही आईएलओ का सदस्य बना था, यानी कि वो आईएलओ का फाउंडिंग मेंबर है। आईएलओ को 1969 में नोबेल शांति पुरस्कार भी प्रदान किया गया, उसके 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में। भारत में इंक्लूसिव ग्रोथ को मापने के लिए कौन सा संकेतक सर्वाधिक उपयुक्त है? हमने अभी देखा इंक्लूसिव ग्रोथ क्या होता है, जिसमें कि शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन का स्तर, सभी पहलुओं को शामिल किया जाता है। तो इंक्लूसिव ग्रोथ को मापने के लिए कौन सा संकेतक सर्वाधिक उपयुक्त होगा? करेक्ट आंसर इज डी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है आर्थिक विकास, समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। सिर्फ जीडीपी या पर कैपिटा इनकम पर्याप्त नहीं होता है इंक्लूसिव ग्रोथ को मापने के लिए। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया जाता है, जिससे समावेशी विकास को बेहतर तरीके से मापा जा सकता है। डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि प्रचंड बेरोजगारी भारत की अर्थव्यवस्था की किस विशेषता को दर्शाती है? करेक्ट आंसर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था। भारत में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि में कई लोग कार्यरत होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ की उत्पादकता शून्य होती है। भारत की अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चरल इशू यानी कि संरचनात्मक समस्या माना जाता है? करेक्ट आंसर डी, श्रम बाजार में औपचारिकता की कमी। भारत में बड़ी संख्या में श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं, यानी कि इनफॉर्मल सेक्टर में वर्क करते हैं, जहां उन्हें श्रमिक अधिकार नहीं मिलते, और यह एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो अर्थव्यवस्था को असंतुलित बनाता है। भारत की अर्थव्यवस्था की सेवा क्षेत्र में सर्विस सेक्टर बेस्ड संरचना का एक नकारात्मक पहलू क्या है? भारत की जीडीपी में सर्विस सेक्टर का ज्यादा योगदान है, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू हैं कृषि क्षेत्र में गिरावट। करेक्ट आंसर बी, सेवा क्षेत्र में तेज विकास के कारण भारत में कृषि क्षेत्र उपेक्षित हो गया है, जिससे कृषि संकट, ग्रामीण गरीबी और पलायन जैसी समस्याएं बढ़ी हैं। भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक देखने को मिलती है? करेक्ट आंसर स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि संरचनात्मक बेरोजगारी। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट तब होता है जब स्किल और जॉब की मांग में असंतुलन हो। भारत में शिक्षा और ट्रेनिंग की कमी के कारण यह बेरोजगारी अधिक है, यानी कि मार्केट में स्किल का डिमांड है और लोगों में स्किल की कमी है, तो यह स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा देती है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जैसे किसी खास सीजन में कोई व्यक्ति काम करता हो और बाकी समय वो बेरोजगार हो, उसे सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट वो होता है अगर कोई व्यक्ति एक जॉब से दूसरे जॉब में स्विच कर रहा हो और उस बीच जो गैप हो जिस समय वो बेरोजगार हो, यह होता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, और ये टेम्पोररी होता है। नेक्स्ट साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? चक्रीय बेरोजगारी भी कहते हैं, और ये आर्थिक मंदी के समय मांग में गिरावट के कारण उत्पन्न बेरोजगारी होता है। मान लीजिए किसी देश में मंदी आ गई है और ऑटोमोबाइल सेक्टर में कारों की मांग घट गई है, तो कंपनियां उत्पादन रोक देती है और मजदूरों को निकाल देती है, और ये मजदूर तब तक बेरोजगार रहेंगे जब तक दोबारा कंपनी में डिमांड ना बढ़े, तो इसे साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि चक्रीय बेरोजगारी कहेंगे। हिंदू ग्रोथ रेट शब्द किससे संबंधित है? तो करेक्ट आंसर बी, लो ग्रोथ रेट इन प्री लिबरलाइजेशन एरा। यह शब्द भारत के 3.5% की औसत विकास दर, जो कि 1950 से 1980 के बीच में थी, उस पीरियड को यह दर्शाता है। यानी 1950 से 1980 के बीच में जो ग्रोथ हुआ उसे हिंदू ग्रोथ रेट शब्द दिया गया। द बेस ईयर ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन इन इंडिया इज, तो बेस ईयर अभी भी 2011-12 है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है, 2011-12। अभी भी जीडीपी की गणना का आधिकारिक आधार वर्ष 2011-12 ही है, हालांकि नया बेस ईयर प्रस्तावित है। तो ये था इकोनॉमिक एमसीक्यू सीरीज का फर्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी इसी प्रकार के एमसीक्यू जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड है, हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।